ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ। सतीश जी राम राम। राम राम अनिल कमल जी। और सुनाओ की हाल चाल? मैं ठीक ठाक जी, आप बताओ? बिल्कुल ठीक ठाक सतीश जी। शुरुआत करते हैं अज के प्रोग्राम की। साबका राज सभा मैंबर सुखदेव सिंह ढींडसा होना दा कल देहांत हो गया। अज उन्होंने मृतक देह नूं जिहड़ा हैगा मोहाली दे विच अंतिम दर्शनां दे लई रखिया गया, जिथे बहुत सारे राजनीतिक आगूआं ने पहुंच के उन्हां दे अंतिम दर्शन कीते ते उन्हां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट कीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लैके सारे ही राजनीतिक जगल दीआं हस्तियां ने, कहीए मुख मंत्री पंजाब, श्रोमणी अकाली दल के आगूआं ने ते कांग्रेस के वड्डे आगूआं ने भी उन्हां दे देहांत दे उत्ते डूंगा दुख प्रगट किया है। चढ़ती कला टाइम टीवी वालों भी असीं उन्हां दी आत्मिक शांति दे लई अरदास करते हैं ते परमात्मा ओम शांति ओम शांति अपने चरनां दे विच निवास देवे। ते सतीश जी अज कहीए तां नाल दी नाल ही ये गल सुखदेव सिंह ढींडसा होना दी सीगी, जिहड़े कि राज सभा मैंबर रहे, लोक सभा विच रहे, वड्डा राजनीतिक सफ़र भी रहा ते उन्हां दी सादगी नूं जिहड़ा हैगा देखिया जांदा सीगा। बहुत सादा जिहड़े सीगे सुखदेव सिंह ढींडसा सीगे, जीवन सी ते उस नूं लै के भी काफ़ी प्रसिद्धि सीगी। बहुत सारी उन्हां दी राजनीति दे विच देन रही है। ते अज मशहूर गायक मरहूम शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले दी तीसरी बरसी भी है। अज मूसेवाला दे विच उन्हां दे बरसी दे मौके प्रोग्राम करवाया गया, उत्थे शोक सभा भी बुलाई गई ते उत्थे छोटा शुभदीप सिद्धू मूसेवाला भी पहुंचे, उन्होंने छोटा भरा। इस नूं लैके अज उन्हां दी मां ने एक भावुक पोस्ट भी लिखी। तो सारियां चीज़ां सतीश जी होईयां, हुण तक जिहड़ा हैगा इंसाफ नूं लैके जिहड़ी है वो गल हुंदी रही है। तो हुण सिद्धू मूसेवाला दे जिहड़े पिता ने उन्हां बीते दिन ये ऐलान कीता सीगा कि 2027 दे विच जिहड़ा है वो इलैक्शन लड़नगे, क्योंकि इंसाफ के लिए जिहड़ी हैगी है वो उम्मीद हुण राजनीति च आके ही बनती है। तो समाज तमाम जिहड़ियां चीज़ां हैगियां सिद्धू मूसेवाला दी अज दे दिन कहीए 29 मई नूं जिहड़ी हैगी है वो हत्या हुई सी। 30 के करीब उन्हां ते गोलियां चलाईयां गईयां सन, जिहदे विचों 19 गोलियां उन्हां नूं लगियां सीगियां, सिद्धू मूसेवाले नूं लगियां सीगियां। ते उस तो बाद लगातार इंसाफ की मंग भी की जा रही है। ते देहांत तो बाद हुण तक सिद्धू मूसेवाला दे 8 गाने भी आ चुके ने, तो जिन्हां नूं उसे तरह प्यार मिलिया। पर कहीए तां इंसाफ नूं लैके हुण जिहड़ियां हैगियां अगलियां राजनीतिक विच भी उसके पिता जिहड़े आ आउण दी गल कह रहे हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला भी पहला मानसा तो इलैक्शन लड़ चुके ने। तो उदों कांग्रेस वालों उन्होंने इलैक्शन लड़े सी, तो हुण 2027 दे विच उन्हां दे पिता का कहना है कि इंसाफ के लिए राजनीति विच आउणा पवेगा। तो ये गल सिद्धू मूसेवाला ते सुखदेव सिंह ढींडसा होरां दी सीगी। हुण वधदे हां आपां पंजाब ते हरियाणा वल। पहला जिक्र आपां हरियाणा दा कर लईए सतीश जी। कोरोना नूं लैके जिहड़ा हैगा अलर्टनेस जरूर कर दिता गया कि ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ 25 ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੈਦਾ 19 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਵਿਡ 25 ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਵੀ ਕੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। की कुछ तैयारियां बिल्कुल ठीक बात है अनिल कमल जी। हरियाणा में जो है अब अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनेंगे। हाई रिस्क वाले जो मरीज हैं वह स्पेशल निगरानी में रहेंगे और सिविल सर्जनों को इस बात की एडवाइजरी जारी कर दी है। जो रिफ्रेशर प्रशिक्षण कोर्स हैं कर्मचारियों को लिए उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी भी हालातों से कैसे निपटा जाए। इस बात के लिए कल जो है चंडीगढ़ में मीटिंग हुई है। और बात अगर मैं करूं सारी की टोटल, अगर आपने बात बताऊं हरियाणा की, जिस तरह आपने बात करी, हरियाणा में 5 नए कोरोना के केस हो रहे। इसमें जो है कुल अब ये 5 मिलाकर 21 मामले हो गए। और चंडीगढ़ में अपना जो बात करी कोविड से पहली
मौत हुई है। बिल्कुल। वो एक मजदूर थे, उनकी मौत हुई। हरियाणा में जो मामला है कोरोना का वो बढ़ने लग गया जी। बुधवार को जो है जो 5 नए केस आए थे, 18 उनमें थे ये मिलाकर 21 की हमने बात करी। अब 18 केस एक्टिव हैं और 3 जो है ठीक होगा अपने घर को भी चले जा चुके हैं। 21 टोटल में से सुनने वाली बात है 10 मरीज गुड़गांव के हैं और 9 मरीज फरीदाबाद के हैं। अब जो ओए ठीक भी होगा चलेगा। वैसे बात अभी करनाल में भी एक मरीज आया है, 5 जो नए थे उनमें से 3 फरीदाबाद के और 2 गुड़गांव के हैं। मतलब ये है कि अब वो टाइम है भाई, ध्यान रखो अपना। जब भी आप अपने काम करो, खाना खाने से पहले हाथ धो, सोच के बाद हाथ धो, सैनिटाइजर का प्रयोग करो, वो टाइम अब है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सरकार की पूरी तैयारियां हैं। जिस तरह की आपने बात की, सीएम नायब सैनी ने ये बात कही भी मौसम बदलने लग रहा और मौसम जी बदला है, खांसी जुकाम नजला तो हो ही जावा, एसी में तो लिकड़ का बाहर आवे तब भी छिंका लग जाए। इस बात पे डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार जो है इस बात पे पूरा ध्यान देने लग रही है। चंडीगढ़ हरियाणा का जो राजधानी है, चंडीगढ़ में स्थित जो सचिवालय है उसमें जो है मीटिंग हुई थी डिपार्टमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और एसीएस सुधीर और राज्यपाल इसमें मौजूद रहे। तो सारी की सारी तैयारियों की बात की। और बुधवार को जो कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई थी वो सेक्टर 32 चंडीगढ़ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाने के लिए आया हुआ था और उत्तर प्रदेश से रेफर होकर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लुधियाना काम करते उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला था। राजकुमार इसका नाम था और लुधियाना से ये रेफर होके चंडीगढ़ आया था और इसको बुखार आया करा था, तो इसकी यहाँ पे आके मौत होगी। तो अगर मैं बात करूँ नीलकमल जी, 2020 और 21 में का अगर इतिहास को ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी पिछली चीजें हैं उनसे हमने सीखने की जरूरत है। 2020-21 में 10 लाख से ज़्यादा मरीज हरियाणा में आए थे, कोरोना जो पॉजिटिव हुए थे, और उनमें से लगभग 10,000 लोगों की मौत भी हो गई थी। 10,000 लोगों की मौत बहुत होती है, लेकिन उस टाइम जानकारी भी नहीं थी कोरोना है क्या, कोरोना वेरिएंट की पहचान नहीं थी, कैसे इलाज होएगा। उसके बाद तो फिर जो है वैक्सीन भी आ गई, टिक्के लगने शुरू हो गए, बूस्टर डोज भी आ गई। और उस टाइम में और आज के टाइम में जमीन आसमान का अंतर है। पहले जानकारियां ना होने से हालात ये बने थे कि 10,000 की इसमें मौत हो गई थी, और अब जो है सारी बातों से शिक्षित है, हमारे पास हर बात की जानकारी है। हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, और जो है अस्पतालों में स्पेशल वार्ड जो है जो पीछे भी बनाए गए थे और ये फिर बनाए गए, उनकी सारी की सारी तैयारियां कर दी है। अस्पतालों में जो है ये वार्ड एक्टिव हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल कही ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ तो दूसरे लोगों ने जड़ा उन्होंने संस्कार किया। देखो नीलकमल जी, मैं एक बात इसमें कहूँगा, आपने बात छेड़ दी भी, अपने ही अपने से दूर हो गए थे, ऐसा टाइम वो जरूर आएगा था। लेकिन मैं एक आप बीती बात का यहाँ जिक्र जरूर करूँगा। करनाल में मैं उस वक्त ड्यूटी करे करूँ था, चढ़ती कला टाइम टीम में ही, और हमारे एक साथी थे, उनको जो है कोरोना हो गया। कोरोना हो गया तो फ़ोन आया मेरे पास कि इस ऐसे करके मुझे दिक्कत है और घर में सैनिटाइजर और ये वगैरह वगैरह दे के जाओ सामान। तो मैं उनके घर गया, सामान दे के आया। वो बेचारा
दूर दरवाजे पे खड़ा होगा, उसने मुझे कहा कि दरवाजे पे सामान रख दो, मैं अपने आप चला है। ले लूंगा और आप बाहर से बाहर चले जाओ। हालांकि वो स्थिति मना भी अजीब लगी, लेकिन एक सुरक्षा के नजरिए से सरकार की हिदायतें भी हुआ, उनका भी पालन करना जरूरी हुआ, तो मैं वो सामान रख के वहां पे चला गया, उन्होंने अपना सामान लिया। मतलब कहने का ये है, हमने एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल कर अगले दिन क्यों होया नीलकमल जी, ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ वो भी इस दे विच वॉलंटियरी तौर पे मैं वही तो पहुंचे हुए सी। मैं उसी बात पाने लग रहा था भाई, अपने ना अपने से दूर नहीं होना चाहिए, सावधानी जरूर बरतो। मैं उसी बात पाने लग रहा था, तो वो जो मेरे साथी थे 2 दिन बाद उनका फोन आया कि मेरी माँ को बुखार है, बीमार है, नहीं कोरोना नहीं है, बुखार है, बीमार है, और मेरे पिताजी को भी बीमार है, उनका बेटे को भी कोरोना हो गया, घरवाली को भी कोरोना हो गया, सारे के सारे कोरोना में हो गए, तो भाई मेरी माता जी को अस्पताल में एडमिट कराओ। अब आसे पास से कोई है नहीं, और ऐसी सिचुएशन में जवाब नहीं देना चाहिए, काम करना चाहिए। तो मैं उसने अपने साथ कार में बिठा कर करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में एडमिट करा के आया। वहाँ जाके पता लग गया वहाँ दोनों भी पॉजिटिव थे, पॉजिटिव थे। एक बार तो दिल मेरा भी धक धक कराया, भाई दोनों पॉजिटिव हो गए, तो बिल्कुल पास था, एडमिट भी कराया कार में लेके, भी हो सकता है मुझे भी कोरोना ना हो जाए। पूरी पीक पे था, हाँ पीक ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ शुरू कर हाँ वो आइसोलेट वाला तो काम उस टाइम खत्म हो गया था। तो फिर मैं ये कहूँ तो उनके मैं अस्पताल में कपड़े भी दे के आया, माता जी जब वहाँ एडमिट हो गए कपड़े भी दे के आया, वार्ड में जाकर मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। तो इन सब चीज़ों को हम अपने दिल को मजबूत करके ये सब काम हम सुरक्षित रहकर सावधानी से कर सकते हैं। हमें दूसरों से दूर नहीं होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। सरकार हमारे साथ जो है खड़ी है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और आजकल तो हमारे पास सब कुछ है, वैक्सीन है, दवाइयाँ हैं, सब कुछ है हमारे पास। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत इस करके नहीं है कि बहुत सारिया बीमारियां पहला भी महामारी के तौर पर आईयां, उस वेले उन्होंने बहुत नुकसान किया, पर हौली हौली जो ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਫਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਮ ਬੁਖਾਰ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ डरन की जरूरत नहीं है जिस तरीके कई बार खबरों के जरिए या फिर होर जानकारियों के जरिए जड़ा डर पै जाता है लोगों के मन च, उहदे तो घबराउण की लोड़ नहीं है। तो ये गल कोरोना की सीगी। फिलहाल सतीश जी आपां गल करिए तो किसानों के लिए भी जिहड़ा है केंद्र सरकार ने हुण फैसला लिया, साउणी दीयां फसलां ने, हिंदी च कह दिंदे आपां रवि दीयां फसलां, साड़ी सोनी दो तरीके से बोला है। बिल्कुल बिल्कुल सौनी ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ MSP ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ 69 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, A ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਮਾਨਯ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਗਿਆ, 328 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਬਾਜਰੇ ਚ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਰਾਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 596 ਰੁਪਏ ਦਾ। सरकार ये कहती है कि लगातार जदों तो बीजेपी की सरकार आई है MSP के नाल कोई समझौता नहीं, MSP लगातार वधाई जा रही है। कल भी जो अश्विनी वैष्णव उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कैबिनेट के फैसलों का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि MSP की जी लागत है जड़ियाँ फसलों की वो तो 50% तक का जोड़ा आप वाधा करके जोड़ा किसानों को दे रहे हैं। तो उन्होंने कहना है कि किसानों के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं। तो ये हर बार आप MSP ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਨੌਰੀ ਤੇ शंभू बॉर्डर पे बैठे। नीलकमल जी मैं आपने बीच में रोक रहा हूँ, माफी चाहूँगा क्योंकि मेरे मन में सवाल आया। तो ये जो MSP दी है, रेट बढ़ाए हैं, गारंटी तो नहीं दी? बिल्कुल गारंटी नहीं मिली, गारंटी नहीं मिली। तो MSP क्योंकि किसानों की लड़ाई तो MSP के गारंटी की थी। अब इसमें वादा कर दिया भाई
सरकार है, वादे पूरे होंगे, लेकिन कवियों ने इस तरह भी लिख रखा है, वादे तो अक्सर टूट जाते हैं। बिल्कुल वादा कभी ना करना, वादे टूट जाते हैं। बिल्कुल केंद्र ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ये बात ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, नीलकमल जी, चाहे ये बात देश का हम नहीं होवे। कह रहे, ये बात कह रहे पंजाब के किसान नेता। बिल्कुल। वो ये बात कह रहे भी गारंटी की बात है, गारंटी दो। कहने में और करने में बड़ा फर्क हुआ भाई। बयान दे दिया, कह दिया भी गारंटी दे दी, बढ़ा दिया हमने, और उसको लागू होने में लिखित में होना चाहिए। ये बात हम नहीं कह रहे वादे टूट जाए, ये किसान कह रहे। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50% ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 69 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 50% ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 50% ਵੱਧ ਵਧਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤਿਲਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। 450 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, MSP ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ APMC ਮੰਡੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, MSP ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, C2+FL ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ C2+50 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੇ, C2+50 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, 4 ਮਈ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਬਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ MSP ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਸੂਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ MSP ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ रही जथेबंदियां वो कहती हैं कि काफ़ी नहीं हैगा। नीलकमल जी, इतनी देर में आपने एक बात कही, मैं बैठे बैठे कैलकुलेशन करने लग रहा था, और मैंने कैलकुलेशन करी धान बीजने की, धान की बिजाई की। जब आदमी सूखे से खेत न बाढ़ना शुरू करा और उसने कटाने तक पहले कम से कम उसने 2 बार खेत की जुताई करनी पड़ा, बुआई जिसने कहा देखना 2 बार करनी पड़ेगी, उसके बाद पानी देगा वो, उसके बाद उसमें पाड़े कटना, कद्दू करना जिसने कहा था, उसमें कद्दू होएंगे कम से कम 2 बार,
4 बार कद्दू, अगर अगर आपने पहले सूखे में खेत बुआया है तो उसके आप लगभग 2,000 रुपये मान के चलो, कद्दू के आप लगभग 4,000 रुपये आप मान के चलो। उसके बाद हाँ हाँ ये उसके बाद जो है अपने उसमें पानी भी है जो आप दे रहे हो, पानी तो लास्ट तक ही चलेगा, लगभग 7,000 का खर्चा है ये। और अगर आप देखो आजकल डालते हैं 2 से 3 कट्टे उसमें खाद के भी डल जाए, लगभग 500 रुपये कट्टा मान के चले हम, तो 1,500 रुपये के ये कट्टे यहाँ पे इसमें डल जाएंगे। और अगर डीएपी की बात करें, डीएपी भी जरूर गिरा हाँ, तो 1,200 से 1,500 रुपये का डीएपी भी डालता है इसमें, लगभग जो खर्चा हो गया 10,000 रुपये का। और जब उसकी रुपाई करनी हो, जीरी लगानी हो, मैनुअल काम है, हाथ से लगावा इसने, आज का जो रेट है लगभग 4 से 5,000 रुपये का वो रेट है, 15,000 रुपये खर्चा ये जो है पहुंच गया। उसके बाद अगर आपकी जीरी बासमती है, मशीन से नहीं कट दी, वो हाथ से ही कटाने की कोशिश करा, भी पराली पुराली उसकी बच जाए, पशुओं के काम आ जाए खिलाने के चारे में, तो कम से कम 6,000 रुपये उसी कटाया, 21,000 रुपये का यू खर्चा यहाँ किसान का और पहुंच गया। इब्राहिम की इसमें दवाइयाँ गिरनी, स्प्रे भी जरूर हुए, 2-2, 3-3, 4-4 बार स्प्रे हुए हैं, तो 4-4 बार, एक बार अगर 2,000 रुपये स्प्रे का खर्चा भी लगा, 2,000 से ज़्यादा ही हो जाए, तो 8 से 10,000 रुपये का यू खर्चा बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब यू है किसान 31,000, 30,000, 31,000 रुपये खर्चा पहुंच गया। जी एक खर्चा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਗਿਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸका ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ स्किल्ड लेबर ਚ नहीं ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। अभी वो लागत का 1.5 गुना करे हम देंगे, लागत तो 50% ऊपर, तो कितना बन गया? 30,000 रुपये लागत आई, तो 15,000 और जोड़ लो, कितना हो गया? मेरे ख्याल में मना शाह बांधा नहीं वैसे तो ये लगभग 45,000 हो गया। जीरी कितनी हुआ है? बासमती जीरी खेतों में ओनी बंद होगी, वो 12 से लेकर 15 क्विंटल तक बड़े 15 पर जान देनी। और रेट कितना हुआ? कभी 4,000 रुपये, कभी 5,000 रुपये, कभी एक आधी बार छक्का लगा 6,000 पहुंचा। मतलब जो कमाया और वो गया, वो सारा का सारा किसान का बराबर हो जाए आपकी लागत के हिसाब से। रही बात उसकी दिहाड़ी मजदूरी की, वो तो इसमें निकली नहीं। कई बार किसान को फायदा हो जाता है, कई बार किसान को फायदा नहीं होता। तो सरकारों ने इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी 1.5% जो आपने कह रहे हैं, अभी 50% उसका बढ़ा दिया, मेरे ख्याल में 1.5 बन होगा। अगर किसी पूछेंगे एक्सपर्ट थे इसके बारे में भी, तो नहीं सफिशिएंट नहीं लगता मेरे हिसाब से। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਬੁਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਰ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ MSP ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ तरीके ਦਾ मोल भाव नहीं होना चाहिए। देखो नीलकमल जी, सरकार ने ये तय करना होगा, क्योंकि किसान भी है और साथ में मजदूर भी है। किसान ने खेत में फसल पैदा करके देनी और मजदूर ने उसको खरीद के खाना। अगर किसान से महंगी बिक गई तो मजदूर का भी ध्यान रखना, वो भी कहाँ से खाएगा। ये सब सरकारें जो है तालमेल बना के चलती हैं, उस हिसाब से अपना वो आंकड़े फिट करती है भी कहाँ चीजें ठीक है। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਲਾਕੇ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ
कृष्ण लाल पवार होना दी प्रैस कॉन्फ्रेंस सी भी हम्म। की कुछ जड़ा है वो निकलिया हाले तक की कुछ कित्थों तक जड़ी है जिले की गल पुजी है? पहला तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा भाई फसल भी हरियाणा में क्षेत्र के हिसाब से हुआ, फलानी जगह वो हो रही। एक बार पीछे रोड़ा पड़ गया था, जेजेपी वाले कहने लग गए थे भाई नारियल पे एमएसपी की बात कर दी, तो नारियल हरियाणा में कड़ा हुआ नहीं जरूर बताइयो। चलो कोई बात नहीं, ये तो चलते हैं, ये चलता रहा सिस्टम। अब आपने बात करी जिले बनाने की, भी हरियाणा में अब जिले बनाने के नीलकमल जी नियम हुए हैं। भी जिला बनेगा कैसे, न्यू को नहीं होता भी जाकर कह दिया अरे फलाने तो जिला, ऐसा नहीं होता। उसके नियम हुआ, नियमावली हुआ, उनको पूरा करते हैं तो जिले बनेंगे। फिलहाल हरियाणा में 5 जिले बनाने की बात हो रही, डबवाली, असंध, सफीदों और गोहाना। 5 जिले बनाने की बात हो रही। 22 पहले हैं, 27 हो जाएंगे। उससे पहले कल जो मीटिंग हुई जिसकी आप बात करने लग रहे हो, हरियाणा में 10 गांवों की जो तहसील है वो बदलने की बात करी। भाई इनकी जो तहसील है, एक की हटाकर दूसरे में, दूसरे की हटाकर तीसरे में, ऐसे तहसील लाई जाए, इस बात की सिफारिश हुई। और जो पंचायत मंत्री हैं, जो सब कमेटी है, उसकी जो है कल चौथी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में इस बात का फैसला लिया गया और जिले के जो मापदंड हैं बनाने के वो बताए गए। अब सोचने की बात है, जिले के मापदंड बताए जा रहे, इसका मतलब जो 5 जिले बनने लग रहे, कहीं ना कहीं उनमें चूक हो सका। भाई ये मापदंड है और इस पायु अंधा नहीं, चाहे वो किलोमीटर के मापदंड हो, भी एक से दूसरे की दूरी कितनी हो सकती है। तो मेरे मन में तो यहाँ आकर डाउट पैदा हो गया भी 5 जिले शायद ना बने। हो सकता है सरकार पर एक अधिकार ये भी है सरकार जिला बना ले, पर शंका है मन में आ गई बात। 5 बैठकें होगी अब तक इनकी, और जो 3 मैं बातें कर रहा था अभी जिले के गांव जोड़े जाएंगे, उसमें जो है फैसले लिए गए। 3 जिले यमुनानगर, सिरसा, झज्जर और इसके 10 गांवों के तहसील बदलने की सिफारिश की गई, क्योंकि जिला अगर बनाना है तो उसमें उतने गांव भी होने चाहिए। तो इस तरह की भी बात होती है। यमुनानगर के 2, सिरसा के 5 और झज्जर के 3 गांवों की तहसीलें जो है, उप तहसीलें, वो अब बदली जाएंगी। इस बात की जो है सिफारिश कर दी। मंडल बनाने का अपना रूल होता है, जिला बनाने का रूल होता है, गांव बनाने का रूल हुआ है, गांव किसना को है, कस्बा किन्ना को है ना, सबकी अलग अलग डेफिनेशन हुआ, अलग अलग परिभाषा हुआ। अब यमुनानगर जिले का गांव चढ़ वाला है, उसको उप तहसील सरस्वती नगर से हटाकर बिलासपुर में शामिल करने की बात हो रही। यमुनानगर के गांव रोपोली की उप तहसील है, उसको सरस्वती नगर में शामिल करने की बात हो रही। सिरसा जिले के कलावली तहसील के 5 गांव हैं, मलिकपुर, किंगरे, नौरंग, बनवाल, मिंडी, इनको डबवाली में शामिल करने की बात हो रही, क्योंकि डबवाली जिला बनाना, थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी भी जिले बनाने के लिए उसमें गाँव और जनसंख्या ये सब चीजें होनी चाहिए। हो सकता है ये तरीका हो उसको बनाने का, उसकी जनसंख्या पूरी करने का, और या इनकी जरूरत रही हो। तो झज्जर के बात है, झज्जर तहसील के मानेल गांव है, वह 3 वह बिलोल पर बिंडवास और सजादपुर की जो है झज्जर में इसमें शामिल करने की बात हो रही इन गांवों को। अब बात करें भाई जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से जिले बना, राज्य की जरूरत के हिसाब से जिले बना, राज्य ने जरूरत हो तब भी बन जाएगा, और जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तब भी बन जाएगा। और राज्य के राजस्व विभाग एक कमेटी बनावा, वह कमेटी अपनी रिपोर्ट देवा, जिस कमेटी की हम बात करना लग रहे, वो अपनी सिफारिश करा भी यहाँ पे जिला बनाना, यहाँ पे कस्बा बनाना, तब मंजूरी मिल जाती है। अब नए जिले बनाने के मानक जो है मैं अपना बताऊं वो है क्या, 125 से लेकर 200 गांव होने चाहिए एक जिले में, कम से कम 125 और ज्यादा मतलब 200 गांव तो होने ही चाहिए। उसके ऊपर तो चलो पहले जिले बहुत ज्यादा बड़े भी हुए करा थे, 1 या 2 उपमंडल इसमें होने चाहिए, या 1 उपमंडल हो या 2 उपमंडल हो। अब 1 से लेकर 3 तहसील तक या उप तहसील इसमें होनी चाहिए। 4 लाख से ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए। इन जो 125 से 200 गांव की बात करें, इनमें 4 लाख से ज्यादा जनसंख्या एक जिले की होनी चाहिए, ये नियम है। और न्यूनतम जो है कम से कम 80,000 हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल होना चाहिए, ये इसके रूल में आवा है। एक बात ये है कि 25 किलोमीटर से लेकर कम से कम 25 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक दूसरे की दूरी होनी चाहिए। अब आप याद कर लो, हमने एक बार बात करी थी भी अगर असंध जिला बनता है
तो सफेदों का नंबर कट सका, क्योंकि सफेदों से हसंद की दूरी मन नहीं लगता 25 किलोमीटर होगी। हो सकता है नियर अबाउट हो, पर 25 लगती नहीं। अगर इस कैटेगरी में बात करें तो फिर सफेदों का नंबर या हसंद का नंबर कट सका, इसलिए मैं कहूँ था अभी तो। लेकिन ये भी है, अभी राज्य सरकार चाहे तो बना ला, सरकार ने बनाना है, इनकी अदला बदल चल रही है। फिलहाल जो है इसकी रिपोर्ट शामिल होगी, और अभी तक यही कहेंगे कि 5 जो है नए जिले बनकर 27 जिले हो सकते हैं अब हरियाणा में। बिल्कुल 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ। ਤਸਦੀਕ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਰਣ ਸਿੰਘ ਕਲਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ पंचायत ने 11,000 रुपये का इनाम रखा। बिल्कुल ठीक बात है अनिल कमल जी, अच्छी बात है, पहल को सलाम है। लेकिन नशे में शराब भी हो है क्या? नशे में शराब भी होती है क्या? बिल्कुल पंजाब ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ इब गांवों ने, ब्लॉकों ने, कस्बों ने नशा रहित करने की बात कर रहे, शराब के ठेकों की बोलियां भी चल रही। तो बात आपकी मान लेंगे। जन एक बात और कहूंगा, आज जो है सारे के सारे हरियाणा में 10 से 15 मिनट के लिए अंधेरा होना था हरियाणा में, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट होना था, लेकिन अब पंजाब में भी होना था। वो ब्लैकआउट अब नहीं होएगा, उसके लिए केंद्र सरकार अगली तारीख देगी। ये होना क्या था, अभी ड्रोन से, मिसाइलों से अटैक जो है उन तक किस तरह मना बचना चाहिए, इस बात का अभ्यास करना था। पंजाब में 3 जून को अब जो है इसकी मॉक ड्रिल होएगी, और ऑपरेशन सील्ड इसका नाम दिया गया। सारा का सारा सील कर दो, ऑपरेशन सील्ड इसका नाम दिया था मॉक ड्रिल का। अब ये कैंसिल हो गया, केंद्र सरकार की डेट के बाद इसको होएगा। 6 जिले पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन और फिरोजपुर, फाजिलका, इनमें जो है 3 जून की शाम को मॉक ड्रिल होगी। क्योंकि अब जो है केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है, डिफेंस स्टाफ जो है वो ट्रेनिंग पे है। और पहलगांव के हमले के बाद नीलकमल जी तनाव बढ़ गया था पाकिस्तान में और भारत में। उससे ये जो 6 जिले हैं पंजाब के, जिसके मैंने नाम गणवाए, ये ज़्यादा प्रभावित हुए थे जिले। अब इनमें जो है 6 और 7 मई को ऑपरेशन जब सिंदूर हुआ था, उसमें जो है 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई थी, और उसके बाद जो है तनाव बढ़ रहा था, तब करके इनकी जरूरत पड़ गई थी। जानते बात जरूरी थी, क्योंकि आज के मौके की बात थी। बिल्कुल 52 सालों के बाद जड़ा है पहली बारी जी है ये स्थिति बनी है कि इस तरह की मॉक ड्रिल करनी पे। ऑपरेशन सिंदूर तो पहला मॉक ड्रिल की गई सी, मॉक ड्रिल के दौरान ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया, उसके बाद भी जड़ा टोटल ब्लैकआउट रहा था। हुण दोबारा इस तरह की जी प्रैक्टिस सिविल डिफेंस की जी हैगी है ਉਹਦੇ तहत करन दी तैयारी की जा रही सी। पर फिलहाल की घड़ी ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।